आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। लड़ाई अभी बाकी है, हिसाब अभी बाकी है। हिसाब अभी दिया जाएगा, उसकी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत और आज हम आपकी एक ऐसे खास शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जिनका एक जाना माना नाम है अभिनव थापर, जो कि समाज सेवी भी है, राज्य आंदोलनकारी भी है और युवाओं के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कोरोना में लोगों की क्या कुछ मदद करी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उत्तराखंड खबर में। धन्यवाद। आपने कोरोना में लोगों की काफ़ी मदद करी है। अभी आपने PILP डाली है, इसको कहकर क्या कहेंगे आप? मैडम, कोरोना में हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था। 200 लोगों से हमने ग्रुप बनाया था, कोविड हेल्प सेंटर UK। मैंने, विजय पाल रावत हमारे साथी, हम लोगों ने और हमारे समस्त साथियों ने एक ग्रुप बनाया था। और इसके बाद ये 4-5 दिन में ही ये ग्रुप हमारा 200 लोगों से लेके 1100 लोगों तक पहुंच गया। पहले हमने स्टार्ट ये देहरादून गढ़वाल में किया था, फिर करते करते ये हरिद्वार का हमारा अलग ग्रुप बना, हल्द्वानी लाइन का अलग ग्रुप बना है, ऊपर पिथौरागढ़ का, और ये सब करते करते हमारे 5 ग्रुप और बन गए। तो 1100 लोग हमारे साथ जुड़े और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑल ओवर उत्तराखंड एक नेटवर्क बना जिससे हमारे पे सब जगह से डेटा आता था और उससे हम लोगों की मदद कर पाए। फिर हमने इसमें अलग अलग टीम डिप्लॉय करी, टीम ऐसे डिप्लॉय करी, हमने इसको बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम किया। जब 1100 लोगों से हमारा ग्रुप बन गया तो उसके बाद हमने इसमें वर्क डिवीजन किया। बेड की टीम अलग काम कर रही थी, ब्लड की टीम अलग काम कर रही थी, आपका ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की टीम अलग काम कर रही थी, और जो सबसे लास्ट में सारी चीज़ें लग के आ रही थी उसमें प्लाज्मा एक था, वो मैं और हमारी एक उसमें अलग टीम अलग तरीके से काम कर रही थी। फिर इसमें हम लोगों ने एक और वो किया है, जब ये 1100 लोग थे, इनसे सारा डेटा आता था, हमने 3 लेवल ऑफ इसमें उसका आर्किटेक्चर रखा था। लेवल 1 में अगर वहीं पे वो लड़के या कोई भी हमारा टीम मेंबर उसको सॉल्व कर दे रहा था, लेवल 2 में उससे जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था तो लेवल 2 के लिए सुपर 30 एक ग्रुप बना था, उसमें 30 लोग हम थे, जिसमें सारे ग्रुप्स की जो जो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही थी वो आ रही थी। और उसके बाद एक तीसरा लेवल था, उसमें मैं और विजय पाल रावत हम लोग खुद मिलकर इसको कर रहे थे। हमने ऐसे ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाई और कई हज़ारों परिवारों तक ये मदद पहुंची है और काफ़ी कम समय में हम लोगों ने काम किया है। तो मतलब उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं होगा जिस तक हम लोग, जो हम तक पहुंचा ना हो, और यहाँ हम तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन तक पहुंचे ना हो। तो हमने डेटा कलेक्ट करने का भी सिस्टम बना रखा था। माणा से लेके और धारचूला तक हमारे पे सारे लोगों से प्रॉब्लम्स आ रही थी और हम उसको कैसे कर पाएँ उसका भी हमने सिस्टम बना रखा था। काफ़ी हद तक हम लोगों की मदद कर पाए, बाकी कुछ की मदद हो पाई, कुछ की नहीं हो पाई, पर हमारा प्रयास सबके लिए 101% रहा और हमने इसमें काफ़ी काम किया। और आप जैसे लोगों ने, सब ने इसको, मीडिया ने, तमाम नेशनल लेवल पे भी इसको सराहा गया। तो आप लोगों का भी धन्यवाद जो आपने हम लोगों को इस पर सराहा। क्या क्या मुसीबत आई? आपने अकेले शुरू करा था, कुछ मुसीबतें आती है, उनकी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए मैडम, मुसीबत तो क्या आती है, कोई भी एक आप काम करो, अपने घर में खाना भी बनाओगे उसमें मुसीबत आती है। तो बहुत मुसीबतें आई हैं, बट वो ज़्यादा चैलेंजेस ये आए थे जब हम प्लाज्मा करने जा रहे थे तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस समय माहौल ऐसा था, अप्रैल में, जून में, जब ये अप्रैल मई में जब ये कोविड सेकेंड वेव पीक पे थी, तो लोगों को कन्विंस करना, उनको घर से बाहर लाना, क्योंकि प्लाज्मा के लिए वही प्लाज्मा दे सकता है जिसको ऑलरेडी कोविड हुआ हो, वो फीमेल ना हो, मेल हो, फीमेल हो तो कंसीव ना किया हुआ हो, 18 साल से ऊपर हो, बहुत सारे वो सब पॉइंट्स थे उसमें, वो सब फिट होने चाहिए। तो ये बहुत रेयर, मतलब अगर 10 लोगों को कोरोना होगा तो 2 या 3 ही ऐसे मिल पाएंगे जो डोनेट कर सकते हैं, उसके बाद भी वो है। तो ऐसे तमाम हमारे साथ दिक्कतें थी। बेड्स हमको नहीं पता था कहाँ मिल रहे हैं, हम साइट्स में देखते थे बेड्स अवेलेबल हैं, जैसे दून हॉस्पिटल या ये जितनी भी गवर्नमेंट की साइट्स थी, एम्स में, तो आप उनसे जब बात करोगे तो बेड्स अवेलेबल नहीं था। फिर हमने अपनी एक एक टीम वहाँ पे रखी कि कैसे ये पता करे कि कैसी कोई बेड खाली हो रहा, तो हमको पता चल जा रहा, तो हमारी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई, हम उसको वहाँ पहुँचा दे रहे। ऋषिकेश में हमारे लोग थे, डोईवाला में टीम काम कर रही थी, ये जॉली ग्रांट अस्पताल में, तो हर जगह हमारे पूरी आपस में मिलकर टीम काम कर रही थी। तो हम अकेले तो ऐसा कुछ था नहीं। इस दौरान हमें सबसे बड़ी ये समस्या निकल के आई कि जिससे भी हम बात कर रहे थे
वो समस्या ये आई कि 2 लाख रुपए दे दिए, 2 दिन 3 दिन रहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, 5 लाख रुपए दे दिए, 8 लाख रुपए दे दिए। एक तो केसेस ऐसे हैं लोगों ने अपने गहने बेच के या गहने गिरवी रख के भी अपने पेशेंट्स का बिल दिया है। लास्ट में कई लोग बचे भी नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो इस पे जब पूरी टीम काम कर रही थी उस समय तो हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, बट मैं इस पे ये लग गया थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के कि इतने बिल्स क्यों आ रहे हैं। फिर उन बिल्स का ये जो एग्जॉर्बिटेंट बिल्स थे इसके बारे में कुछ मैंने अपने दोस्तों से बॉम्बे, इलाहाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कश्मीर, श्रीनगर, ऊपर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, ऑल ओवर इंडिया, गुवाहाटी, ऑल ओवर इंडिया चारों कोनों में मैंने बड़ौदा लोगों से बात करी। तो सब जगह यही आया बिल बहुत आ रहे हैं लोगों के। तो जब ये बिल बहुत आ रहे हैं तो इस पे फिर हम लोगों ने रिसर्च शुरू करी कि कैसे इसको एक ऐसा कुछ रूप दिया जाए जो लोगों को हम एक रिलीफ वापस दिला सकें। तो इसको करते करते मेरे को फिर ये पता चला कि जून 2020 में भारत सरकार ने एमएचए ने गाइडलाइंस जारी करी थी। उस गाइडलाइंस में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रेट फिक्स थे और वो रेट फिक्स थे। एक कमेटी बनी थी जिसमें नीति आयोग के मेंबर थे डॉक्टर वीके पॉल, उन लोगों ने मिलके और सारे हॉस्पिटल्स जितने भी आईएमए की टीम उसमें उनके इनपुट्स थे वो सब लेके एक प्राइसिंग। अब आपको याद होगा कोविड फर्स्ट वेव जब चला था तो उसमें खाली सरकारी अस्पताल चल रहे थे, तो प्राइवेट में आप नहीं अपने पेशेंट्स एडमिट कर पा रहे थे। तो प्राइवेट वालों ने इसलिए कहा कि हमारा रेट नहीं हो रहा है और हमारे चार्जेस ज़्यादा हैं। तो वो सबको देख के कमेटी बनी थी और उसने एक रेट डिसाइड किया था जिसमें आपका ऑक्सीजन बेड का रेट था 8 से 10 हज़ार रुपये पर डे और आपका आईसीयू बेड का रेट था 13 से 15 हज़ार रुपये पर डे और आपका आईसीयू विद वेंटिलेटर्स था 15 से 18 हज़ार रुपये पर डे। एंड दीज रेट्स पर इंक्लूडिंग बेड, इंक्लूडिंग दवाई, इंक्लूडिंग पीपी किट, इंक्लूडिंग खाना, इंक्लूडिंग टेस्ट, इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। 2-3 दवाइयाँ हैं रेमडेसिविर और टोक्लीजुमैब, ये 2-3 को छोड़ के सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। बट आप ये देखिए जब यहाँ पे बिल्स आए लोगों के, दवाई का बिल अलग आया, बेड का बिल अलग आया, पीपी किट का बिल अलग आया, सारी चीज़ों का बिल अलग आया और करते करते एक आदमी को एक दिन में 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तक भी यहाँ लोगों को चार्ज किया गया ऑल ओवर इंडिया। उत्तराखंड में भी 50,000 60,000 एक नॉर्मली एवरेज आया लोगों का। तो जिस आदमी के 10 दिन में 1 लाख रुपए का बिल आना था उसका बिल आ गया 6 लाख रुपए, उससे 5 लाख रुपए ज़्यादा ले लिए गए। तो ये सब पे फिर मैंने इस पर स्टडी करी। सारे स्टेट्स में भी ये गाइडलाइन फिर फॉलो हुई। हमारे यहाँ उत्तराखंड में 2 सितंबर को ये गाइडलाइन फिर सितंबर 2020 में ये गाइडलाइन लागू हो गई थी। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में तो 19 जून को ये हुआ था, तो 20 जून को दिल्ली में तो अगले ही दिन हो गया था। दिल्ली एनसीटी स्टेट में 20 जून को गाइडलाइन लागू हो गई थी। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आपका ऑल ओवर इंडिया एवरी स्टेट, आप कोई भी स्टेट या यूटी लो, उसी कमेटी के आधार पर रेट हो गए थे और सब जगह ये गाइडलाइंस लागू हो गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली स्टेट्स ने इसको पालन नहीं किया और लोगों के साथ जो लूट हो रही थी अस्पतालों के रहमो करम पे छोड़ दिया। और अस्पतालों ने ये नहीं सोचा कि यार हम इस समय हमारी एक इंसानियत भी है, अगर हम किसी का 10,000 रुपये बिल बन रहा है तो वैसे ही 8 लेना चाहिए। तो उन्होंने भी 10 का देखा, 20, 30, 40, 50 कैसे हो रहे हैं। कॉर्पोरेट्स ने उसको उस तरीके से लिया और ना किसी को नियम का पता था ना कानून। अब आप सोचिए हम ही को नहीं पता था जो हम इतना बड़ा ग्रुप चला रहे थे, तो एक आम आदमी को जिसके घर में कोई पेशेंट या कोई बीमार हो गया उसको क्या पता होगा। तो लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, तो उसके लिए हम लोग लड़े। फिर मैंने ऐसे सुप्रीम कोर्ट में ये सब फाइंडिंग्स निकाली, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली। मैंने रेफरेंस भी दिया सुप्रीम कोर्ट को कि पुणे नगर निगम में 6 करोड़ रुपए वापस हुए हैं। 176 हॉस्पिटल्स के 2700 बिल्स थे, एग्जॉर्बिटेंट बिल्स थे जिनकी शिकायत हुई, वो वापस हुए हैं। तेलंगाना में लगभग 3 करोड़ रुपए वापस हुए हैं। उत्तराखंड में भी 1-1.25 करोड़ रुपए कुछ वापस हुआ है ऑल ओवर उत्तराखंड में। तो जब लोग शिकायत कर रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो सारी रिपोर्टिंग होकर वापस हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको ज़्यादा लेना ही नहीं चाहिए था। तो शिकायत से कोई इसमें मैटर नहीं था। आप इनवेरिएबली आपको इसको करेक्ट करके आपको करना चाहिए था। और जिससे आपने बिल ज़्यादा लिया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार है कि उनको उनके घर पे, उनके परिवार पे अगर उनका कोई खुदा न खास्ता बचा नहीं है तो उनकी फैमिली में, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, उनके जो फालतू पैसे आपने लिए गए हैं, ये कोई भीख नहीं है, ये कोई वो नहीं है, उनका जो अननेसेसरी उनसे पैसा लिया गया है और वो उनको टाइमली वापस दिया। सरकार की कितनी लापरवाही मानते हैं आप इस कोविड को लेकर? मैं सब सरकार की कितनी लापरवाही मानते हैं आप कोविड को लेकर?
देखिए मैडम, सरकारें तो इसमें कितनी लापरवाही थी, कितनी नहीं थी, वो तो आप लोगों ने सबने देखा है। मैं बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं सरकार पे आक्षेप लगा रहा हूँ। लोग बेड के लिए तड़प रहे थे, सड़कों पे लोगों ने ऑक्सीजन दी है। कितने केसेस आपने दिल्ली में देखा है, लोग सड़क में ऑक्सीजन लिए लिए घूम रहे हैं। यहाँ देहरादून में हमने देखा है, लोग ऑटो में ऑक्सीजन लगा के 4-4, 6-6 घंटे वेट किया है पेशेंट का। कुछ ऐसा भी हुआ है जो पेशेंट बेचारा ऑक्सीजन में ही वेट करता रह गया। एक लेडी का हमको पता है, वो सुबह पहले दून अस्पताल गए, वहाँ बेड नहीं मिला, जॉली ग्रांट गए, बेड नहीं मिला, एम्स गए, एम्स से वापस इधर महेंद्र इंद्रेश किसी ने बोला है, सुबह 8-9 बजे के चलते चलते शाम को 7, 7:30 बजे तक वो खत्म भी हो गए। ऑक्सीजन भी था उन पे, कभी ऑक्सीजन खत्म हो गया गाड़ी में दिन में 3-4 बजे के बाद। तो ऐसे तमाम केसेस हैं। तो इसमें सरकारों का तो तमाम फेलियर है ही, बट इसमें जो पब्लिक ने जो इसमें निकल के साथ दिया है, तो ये चीज़ मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग इसमें सड़कों पे आए हैं, आप लोग आए हैं, इसमें जो सिस्टम बना है उससे थोड़ा पब्लिक को रिलीफ मिला है। बट अब सरकारों का रोल कम से कम ये है कि जो लोगों के साथ गरीब मार हो गई, जिन्होंने अपना खो दिया या जिनके पैसे लग गए, वो सब तो आपने कर दिया। तो एटलीस्ट आप खड़े होके उन अस्पताल से जिनके साथ आप ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज आप कॉन्ट्रैक्ट में थे कि इतने रुपए वो चार्ज करेंगे और इस तरीके से वो काम करेंगे, एटलीस्ट वो तो आप रीएम्बर्स कराइए, उनको वापस दिलवाइए पैसा। ये सरकार अब अपनी जिम्मेदारी इतनी तो बनाए, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि कोई मर गया तो आप उसके मरने का मुआवजा दें या कोई जी गया उसका ये दें। हम ये कह रहे हैं जो पैसे हमने दिए हैं और जो हमसे जबरदस्ती वसूले गए एक्स्ट्रा पैसे, वो हमारे पैसे वापस दिलाएं। जैसे अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ, आप देख लो लोग कितनी लापरवाही से अभी भी रह रहे हैं, इसको देख के क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, अभी तो कोविड काफ़ी डाउन आ गया है, बट हम लोगों को वो तो मास्क और ये सब तो उस चीज़ को मेंटेन रखना पड़ेगा, बिकॉज ये कोविड है। अगर हमने 2 अपने वैक्सीनेशंस भी लगा दिए हैं तो भी हमको प्रिकॉशंस तो इसको लेनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये दवाई, ये बीमारी 2, 4, 6 महीने में चली जाएगी। अब इसके साथ हमें जीवन आगे बिताना पड़ेगा, तो इसमें रेगुलर हमको साथ अपने लेके चलना पड़ेगा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका का मामला लंबित है, तो इसमें हमने एक वृहद अभियान चलाया है। अभियान ये है कि लड़ाई अभी बाकी है, हिसाब अभी बाकी है। तो हमने एक इसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, और एक ईमेल आईडी है abhinavthapar.uk@gmail.com, ये भी आपके अभी स्क्रीन पे चल जाएगी। तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इनमें आप ईमेल या व्हाट्सएप जितने भी आपके बिल्स हैं, जो आपको लगता है कि आपसे एक्सॉर्बिटेंट या ज़्यादा बिल लिए गए हैं, वो आप हमको सबमिट करा सकते हैं। और ये सारे बिल्स लेके हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे इस विषय को रखेंगे, और आपके न्याय की लड़ाई हम लोग जितना न्याय संगत होगी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम आपसे सिर्फ आपके बिल की कॉपी चाह रहे हैं, और आप पूरे भारत में कहीं भी हो सकते हैं। आप अपने दोस्त का, मित्र का, रिश्तेदार का, अपना किसी का भी आप वो बिल उस हेल्पलाइन में हमको दे सकते हैं। लड़ाई अभी बाकी है, हिसाब अभी बाकी है, तो हिसाब अभी दिया जाएगा, उसकी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी आपकी और शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।